मैं इतनी देर से बक बक वूबक कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी. So good morning to everyone. This is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School, Mauv. This is class 10th mathematics and we are talking about circles. Um, तो मैं कह रहा था, मैंने अभी कमेंट्स पढ़े, मैं कह रहा था कि किसी किसी ने लिखा था, मैसेज किया था दैट विच टीम यू आर सपोर्टिंग टुडे, आई मीन CSK और MI. तो कुछ भी पूछ लो यार, ये सवाल मत पूछो बस, है ना. इस सारे सवालों का जवाब है, इसी का जवाब नहीं है कि आज किसको सपोर्ट करना है आपको, CSK को सपोर्ट करना है, MI को सपोर्ट करना है. और मेरे जैसे बंदे के पास तो बिल्कुल नहीं है. चलो ठीक है. सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कल्स. सबसे पहले ये बताओ कि सर्कल्स लगाया तुम लोगों ने, सर्कल्स लगाया तुम लोगों ने? हाँ, हाउ कैन वी प्रूव दैट द इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट. अच्छा हाँ, ये किसी ने बोल दिया था, मानसी. अभी मानसी कह रही है कि मानसी देखो, फटाफट से देख लो. मानसी, ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं. ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं. ए बी की सेंटर से डिस्टेंस ओ क्यू है, पी सी डी की सेंटर से डिस्टेंस ओ पी है. अगर ए बी और सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं देन वी हैव टू शो दैट ओ क्यू एंड ओ पी आर इक्वल. ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये प्रूफ करना है ना आपको. तो अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होगा, है ना. इसको ज्वाइन कर लो. ठीक है, ये रेडियस जो है ये इक्वली होती है ना. ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना. तो आर एच हाइपोटेनस एंड अ साइड, आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. और अगर आर एच एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी. और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो इसका मतलब वो दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हो गई. समझ में आया नहीं? मानसी गुप्ता, ओके. बस सिंपल सी चीज थी. चलो चलो. तो हम लोग ना सर्कल्स में 10th में सर्कल्स में हम लोगों ने दो बातें कल पढ़ी थी. हम लोगों ने पढ़ा था सीकेंड लाइन के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था टेंजेंट लाइन के बारे में. हम लोगों ने अलग अलग सिचुएशन में सिंगल सर्कल के साथ दो दो सर्कल्स के साथ ये देखा कि कितने टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं ना, कॉमन टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ हो सकती है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट बनेगी, कोई पॉइंट सर्कल पर है तो उस पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ होगी. आई मीन है ना, हर तरीके से हम लोगों ने देखा कल. फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं और वो दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल भी होते हैं, ये भी पढ़ा हम लोगों ने, है ना. वो याद तुम लोगों को अरे 9th में हम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते थे. 9th में हम लोग पढ़ते थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, उसकी एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंटरेस्टिंग भी थी, कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते थे वो सप्लीमेंट्री होते थे. मतलब अपोजिट एंगल्स का सम इक्वल होता था, है ना. अपोजिट एंगल का सम, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मान लेना यार ये यहाँ पर है, ठीक है. If a quadrilateral is cyclic quadrilateral, then the sum of its opposite angles are equal. इनका सम 180, इनका सम 180, ये इक्वल होता है. या इसी बात को ऐसे कहें कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया जाए तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम इक्वल होता है. इफ क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल देन द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. Now what about if a circle is inscribed in a quadrilateral? Okay, what about if a circle is inscribed in a quadrilateral?
बन गया भाई। ओहो, वाह 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 वाह। हाँ यार, ये भी तुमने पूछा था ना व्हाट्सएप पर। Why? But according to statement, I am getting more than two. अब इस पे अभी हम लोग बात करते हैं शाम भाई, ठीक है, इस पर अभी हम लोग बात करते हैं। ओके, सो यहाँ अब सीन क्या है कि एक सर्कल को क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अभी नाइन्थ में हम लोगों ने पढ़ा था, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे सीन दूसरा है, यहाँ पे सर्कल को क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। खैर इसका भी कोई नाम होना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है, ठीक है, इसका भी कोई नाम होना चाहिए, नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और अगर आप देखें तो ये जो सर्कल है ए बी को कौन से पॉइंट पर टच कर रही है, पी पॉइंट पे। ये जो सर्कल है वो बी सी साइड को क्यू पे, सी डी साइड को आर पे और डी ए साइड को एस पे टच कर रही है। सो अभी कुछ नोट नहीं करना, ठीक है। इसका सेंटर बना लें। ABCD is the quadrilateral in which a circle is inscribed. Okay. ये सब मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। सर्कल ए बी को पॉइंट पी पर, बी सी को क्यू पर, सी डी को आर पर और डी ए को एस पर टच कर रहा है। ओके, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यू नो पी क्यू आर एंड एस, उसके बारे में बता नहीं रहा, वो डायग्राम में ऑलरेडी क्लियर है। ओके, अगर आप ध्यान दो ना तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, दिस इज एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, और यहाँ से इस पॉइंट ए से इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, ठीक है। देयर आर टू टेंजेंट्स, एक्चुअली देयर विल बी टू टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। और वो एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ ए और ए से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, ए पी एंड ए एस, है ना। सिंस ए पी विल बी इक्वल टू ए एस, सिमिलरली बीपी और बी क्यू बराबर होंगे, बीपी और बी क्यू बराबर होंगे। सिमिलरली पॉइंट सी भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से ये दोनों टेंजेंट सी आर और सी क्यू बराबर होंगे। और सिमिलरली पॉइंट डी से दो टेंजेंट्स डी आर और डी एस बराबर होंगे। और सबका रीजन एक ही, the tangents drawn to a circle from an external point are equal in length। चलो आ रही है। अब जैसे ही आप इन चारों बातों को, इन चारों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, एडिंग ऑल दीज फोर इक्वेशंस, ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, है ना। ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे बेबी, ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे सी आर डी आर, सी आर और डी आर ऐड होकर क्या हो जाएंगे सी डी,
ए एस और डी एस ऐड होगी क्या हो जाएंगे, ए एस और डी एस ऐड होगी क्या हो जाएगा, ए डी, है ना। ये यहाँ स्टार बना लेते हैं। ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे, ए डी। और ये दोनों बी क्यू सी क्यू ऐड होकर क्या हो जाएंगे, बी क्यू सी क्यू ऐड होकर क्या हो जाएंगे, बी सी। आपको आप अगर आप गौर करें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ए बी प्लस सी डी मतलब अपोजिट साइड्स का सम इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सरकमस्क्राइब कर रहा है, या ये कहें कि सर्कल क्वाड्रिलेटरल में इंस्क्राइब है, तब उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। अगर क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है तब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तब अपोजिट एंगल्स का सम इक्वल होता है, ये हमने 9th में पढ़ा था। लेकिन अगर वही क्वाड्रिलेटरल सर्कल को बाहर से सरकमस्क्राइब कर रहा है, वही क्वाड्रिलेटरल अगर बाहर है सर्कल के, तो उसकी अपोजिट एंगल्स नहीं, अपोजिट साइड का सम बराबर होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स का सम बराबर होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर तो अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है। और देखिए कितनी सिंपल सी प्रूविंग है, कितना अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और कितनी सिंपल सी प्रूविंग है। ये 4 इक्वेशंस बनाई और इन चारों को ऐड कर दिया। इसमें एक कॉम्प्लेक्शन भी है, मतलब एक दिक्कत भी आती है, वो भी अभी हम लोग बात करेंगे। बट फिलहाल एक थ्योरम अभी हम लोगों ने पढ़ ली, या ये कह लें कि एक प्रॉपर्टी पढ़ ली। The sum of opposite sides of a quadrilateral are equal which is circumscribing a circle। उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होगा जो एक सर्कल को सरकमस्क्राइब करता है। ये स्टेटमेंट है, ये गिवन, एंड दिस वाज व्हाट वी वांट टू प्रूव। नोट करो, आराम से नोट करो, आराम से नोट कीजिए। इस थ्योरम को 9th से रिलेट करके देखना है हमने। इसी टाइप का एक रिजल्ट हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, उसमें हम लोग इस देखिए रिलेट करके जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें अगला पिछला सब याद रहता है। इसी टाइप का एक रिजल्ट हमने 9th में पढ़ा था, लेकिन उसमें क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बनता था, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते थे, और उसमें अपोजिट एंगल्स का सम बराबर होता था। यहाँ एकदम उल्टी हो गई, अगर वो क्वाड्रिलेटरल बाहर आ जाए तो अपोजिट एंगल्स नहीं, अपोजिट साइड्स का सम बराबर हो जाता है ना। इसको नोट करो, कहीं कोई स्टेप ना समझ में आए तो पूछ लेना बेहिचक, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे इस पर। जैसे भी हो जाए बताना। ओके ओके, अब पता है क्या कि हाँ, अभी नहीं नोट किया अभी तक ना, तो अब स्क्रीनशॉट ले लो यार, है ना, इतनी देर तक नहीं वेट कर सकते अभी। चलो है ना। अब होता क्या है कि जब ये थ्योरम एग्जाम में अगर आ जाए ना प्रूफ करने के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं।
क्यों गलती क्या होती है वो देखिए आप। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू ए एस लिख लिया, पहला तो आपने लिख लिया, कैसे भी लिख लिया कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे आप दूसरा स्टेटमेंट लिख रहे हो ना, बी पी और बी क्यू को लेकर के लिख रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑर्डरिंग का ध्यान रखना है कि किस साइड, कौन सी साइड लिखें। एलएचएस में बीपी लिखें कि आरएचएस में बीपी लिखें, एलएचएस में बीक्यू लिखें कि आरएचएस में बीक्यू लिखें। अब आप समझिए, एपी के साथ बीपी को आना चाहिए, एपी के साथ बीपी आएगा तभी तो ऐड होकर के एबी बनेगा। तो ये जो बीपी है ना, ये जिस साइड आपने पहली क्वेश्चन जो आपने बनाई उसमें जिस साइड एपी लिखा हुआ है उसी साइड बीपी लिखिए। होता क्या है कि अगर अगर आपने यहां BQ लिखा होता और यहां BP लिखा होता, अगर आपने यहां BQ और इधर BP लिख दिया होता तो ऐड करते टाइम आप खुद कंफ्यूज हो जाते। AP और BQ, AP ये साइड और BQ ये साइड, ये दोनों ऐड हो गए, क्या देगी भाई? ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चंस में। फिर इधर उधर अगर ऑर्डरिंग लिख देता है ना स्टूडेंट, तो फिर वो खुद परेशान हो जाता है कि अरे यार इसको ना ऐड होकर के आना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी बचकानी सी गलती जरूर है, लेकिन जल्दी जल्दी में हम फोकस नहीं कर पाते कि यार इसको इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन ये गलती होती है, ठीक है। मतलब अगर मैं 10 स्टूडेंट्स को दूं तो उसमें से 5-6 बच्चे ये गलती कर देते हैं, है ना। बड़ी मिस्टेक है, इसीलिए बता रहा हूँ। अब अगर एक जिस साइड ए बी आ रही है उसी साइड सी डी भी आना चाहिए, जिस साइड ए बी आ रहा है उसी साइड सी डी भी आना चाहिए। तो ये सी आर वाला टर्म जो है, ये सी आर वाला टर्म या डी आर वाला टर्म, ये इन्हीं के साइड होना चाहिए। सी आर और डी आर वाला टर्म एल एच एस में ही होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आपको इन दोनों साइड्स का सम इक्वल दिखाना है, इन दोनों साइड्स के, तो एलएचएस में एपी बीपी सी आर डी आर होने चाहिए, क्योंकि एपी बीपी ऐड होके एबी बनाएगा, सी आर डी आर ऐड होकर के सी डी बनाएगा। एलएचएस में एपी बीपी सी आर डी आर होने चाहिए, और दूसरी साइड ए एस डी एस बी क्यू सी क्यू होना चाहिए। ए एस डी एस बी क्यू सी क्यू, ये दूसरी साइड होना चाहिए, तभी आप सही जगह पहुंचोगे। वरना यही परेशान रहोगे कि ऐड क्यों नहीं हो रहा, आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, है ना। समझ आ गई बात, है ना। ये आएगा एग्जाम में तो कर लोगे ना, ये अगर आता है एग्जाम में तो कर लोगे ना। हाँ चलो, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, मैं ऐसे इरेज कर दे रहा हूँ। भाई एक्स की वैल्यू बता दो, एक्स की वैल्यू बता दो। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सबको समझ में आ रहा हो यार, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तनिष्क आपने जल्दी जल्दी में शायद 8 लिख दिया, ठीक है भाई। अगर ऐसा सिनेरियो है तो अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है, तो 8 एंड 7 15, तो इनका सम भी 15 होना चाहिए। तो कैसे लगाएंगे एग्जाम में? 8 + 7 मस्ट बी इक्वल टू 6 + x, तो इधर आकर के माइनस कर दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस ना ऑब्जेक्टिव में रह सकते हैं। अब बात ये है कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं याद आई, ज्योमेट्री के साथ यही दिक्कत है। हमारे ज्योमेट्री में हमारे पास ना वेरियस अप्रोचेस नहीं होते, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कई तरीके हैं, यू नो। ज्योमेट्री में उस तरह से ऑप्शंस नहीं होते। अगर आपको ये पैरेलल वाली प्रॉपर्टी नहीं याद आई तो आपको क्या लगता है यहाँ पाइथागोरस काम आएंगे, यहाँ थेल्स काम आएंगे, कौन काम आएगा यहाँ पे? अगर आपको ये पैरेलल वाली ये जो टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं याद आई कि हाँ ऐसे क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है ना। नेटवर्क से सब ब्लर दिख रहा है। तनिष्क मीटिंग लीव करके फिर ज्वाइन करो, यहाँ स्क्रीन सब क्लियर दिखाई दे रही है। आपके नेटवर्क में एरर है थोड़ा सा,
दिक्कत हो सकती है, मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन कर लिया। सर इट्स नॉट क्लियर। अच्छा भाई, कितने लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन? जिनको नहीं दिखाई दे रही वो मैसेज करें। जिनको नहीं, स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? तनिष्क, यशस्वी, आशीष, शिवान। अरे क्लियर वाले मत बताओ भाई। 7-8 बच्चे हैं जिनको क्लियर नहीं दिख रही। साक्षी, मानसी। दस 15 बच्चे हैं जिनको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तब भी देखो यार, यू नो आपके नेटवर्क में ही प्रॉब्लम है। 80 में 15 बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा चलो ठीक है, मैं, तुम लोग इतना मीमी मीमी कर रहे हो तो मैं एक बार मीटिंग लीव करके ज्वाइन कर लेता हूँ। अभी नॉट ऑडिबल। अरे यार ऐसा थोड़ी, आवाज़ तो आ रही है मेरी। चलो बस मैं यही कर सकता था कि मीटिंग लीव करके रिज्वाइन कर लें। चलो ठीक है। हाँ भाई, तो कहने का मतलब ये कि अगर ऐसा ऐसा कोई सिंपल सा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में रहे कि हाँ भाई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ये 6 7 8 तो अपोजिट साइड ये एक्स बताइए, तो आप, है ना, आराम से इसको आंसर करना। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में गलत गलत सलत जोड़ घटाना किए और उल्टा सीधा आंसर ले आए। ठीक है, आपकी हर गलती के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा वहाँ पे। अगर 9 इसका आंसर है तो ऑप्शन भी बड़ा अजीब अजीब बनाते हैं ना। 9 आंसर है तो 7 8 9 10 ऐसा कुछ ऑप्शन बनाते हैं। चलो यार, डायग्राम नहीं इरेज करना चाहिए था मुझे। डायग्राम नहीं इरेज करना चाहिए। बन जाए। वैसे तो ये प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है, वैसे तो ये प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है, बट मुझे बहुत अच्छी प्रॉपर्टी लगती है ये। मैं इसको, मैं मेरे पास मेरी मतलब मैथ्स की नोट सोर्स होती है ना, जिसमें मैं सारे थ्योरम सारे फॉर्मूले लिखे रहता हूँ। मैंने उसमें इसको नोट भी कर रखा है। ये जेन्युइनली मुझे तब पता चला था जब मैं टीचिंग लाइन में आया था। मुझे उससे पहले मैंने कभी नोटिस नहीं किया था कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है, बट ये प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है। This is the center of the circle. इन एंगल्स की कुछ नंबरिंग कर लें यार। ठीक है चलो। अच्छा, यू हैव टू शो दैट। देखिए आपको सीन तो समझ में आ ही रहा कि क्या कहानी है, स्टोरी क्या है। हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, जैसे कि
पहला वाला ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनके नाम लिख लीजिए, पी क्यू, यू नो, आर एस। और आपको ये प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। ये जो सेंटर पे, ये जो साइड्स, अपोजिट साइड्स हैं, ये सेंटर पर जो एंगल बना रही हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय अपोजिट साइड एट द अपोजिट साइड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दोज एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री। मतलब ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे और ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। ध्यान दीजिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स नहीं है। जरूरी नहीं कि ये बी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन हो, जरूरी नहीं कि ये ए ओ सी एक स्ट्रेट लाइन हो। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन होती तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते, तब तो इक्वल होते। यहाँ ज़रूरी ऐसा कुछ नहीं है। तो डिपेंड करता है हमारा क्वाड्रिलेटरल कैसा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है ना। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। हमको ये प्रूव करना है दैट द सम ऑफ दीज टू एंगल्स, दीज टू अपोजिट एंगल्स, ये जो है ये 180 होगा। इनका सम 180, इनका सम 180। थोड़ा दिमाग लगाओ, ट्राई करो एक बार, ट्राई करो एक बार। यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है। सोचिए, कहीं से हेल्प मत लीजिएगा फिलहाल। 5 मिनट आराम से एकदम टाइम लीजिए और देखिए आपके पास कोई तरीका है। अगर किसी का प्रूफ हो जाए तो मुझे व्हाट्सएप, मतलब वो पहले मैसेज करेगा। अगर किसी से प्रूफ हो जाए, कोई भी तरीका लगाइए, देखिए आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का कुछ रोल है तो कोई कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको समझ में है, किसी भी तरीके से, व्हाटएवर यू वांट। सोचिए, क्लास 10th में जितने भी विद्वानों की फौज है, आप सभी विद्वान हैं। शांभवी मिश्रा कह रही है डन। शांभवी सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर दो, अपनी प्रूविंग व्हाट्सएप कर दो। कुछ सुनाई नहीं दिया था उस टाइम। अच्छा, अभी मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ। मयंक हो गया, मयंक सॉल्यूशन व्हाट्सएप, अपना प्रूविंग व्हाट्सएप कर दो। मयूरी, यहाँ ये सीन है कि आपको अगर डायग्राम सब साफ दिखाई दे रहा है तो बस आपको ये प्रूव करना है कि ये एंगल 1, ये एंगल 2, इनका सम 180 डिग्री होगा। ये एंगल 3, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये प्रूव करना है। तनिष्क अपना सॉल्यूशन, अपना प्रूविंग व्हाट्सएप कर दो। सत्यम का भी हो गया। तो शांभवी, मयंक, तनिष्क और सत्यम। सत्यम आप भी अपना प्रूविंग व्हाट्सएप कीजिएगा। एक्चुअली मुझे अभी सोल्यूशन नहीं मांगना चाहिए, मतलब इसका डिफरेंट तरीका हो, उसका सोल्यूशन मांगने लायक है। जस्ट टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। इस टाइम मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं सत्यम, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू 90। ओ ए पी, ओ ए पी बी, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 90।
खुशी पांडे आप कह रही है कि इस इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा। खुशी सबसे पहली चीज कि इन दोनों एंगल का सम 90 क्यों कह रही हैं आप, रीजन क्या है? ओके मैम, आप कह रही हैं कि एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी, इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा, क्यों? टेंजेंट नहीं खुशी, आप गलत देख रही हैं। टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। टेंजेंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो रेडियस होती है, ये वाली जो रेडियस बनेगी पी से, उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नहीं है, तो आप थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेट कर गए। हाँ भाई, अरे यार ठीक है, आप ट्राई कर रहे हैं तो मैं कहाँ कर रहा हूँ कि आप अपने, बट फिर से ट्राई करो, उसे करेक्ट करना भी तो ज़रूरी है। एंगल्स इन सेमी सर्कल, भाई इधर सेमी सर्कल कौन बन रहा है मनी? मनी इधर सेमी सर्कल कोई बन ही नहीं रहा है। मैंने कहा ना कि बी ओ डी जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो। अगर बी ओ डी स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर ये डायमीटर नहीं होगा। अगर ये डायमीटर नहीं है तो फिर कोई सेमी सर्कल, आपको क्या लग रहा है ये वाला सेमी सर्कल है? ये वाला नहीं, कोई सेमी सर्कल नहीं है यहाँ पे। और कुछ, और किसी कोई खुरापात? टेक योर टाइम और कोशिश कीजिए कि आप कुछ कुछ कोई गलत सही डजेंट मैटर, बट आप कुछ करें इसमें। समझ लो कि क्लास वर्क है, समझ लो कि हम स्कूल में बैठे हैं और मैंने बस सीधे सीधे एक होमवर्क दिया। एंड बी ऑनेस्ट, बहुत बड़ी ऑनेस्टी से सारे स्टूडेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब तक अपना कैमरा ऑन करके बैठो। अगर किसी स्टूडेंट का कैमरा बंद दिखा मुझे तो मैं उसे मीटिंग से निकाल दूंगा। आई विल जस्ट रिमूव हिम और हर। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तब तक आपका कैमरा ऑन रहना चाहिए। 5 मिनट बस, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। बहुत बहुत लोग सो करके उठ गए। आदित्य मौर्य, आप सोए हुए हैं क्या? आपको सुनाई नहीं दिया कैमरा ऑन करने के लिए मैंने कहा? अगम यादव, आपका भी कैमरा बंद है? भाई जिनका कैमरा बंद है वो चले जाओ मीटिंग से, और नहीं तो बताओ मैं रिमूव कर दूं आप लोगों को। आकांक्षा गुप्ता, आकांक्षा यादव, आकांक्षा यादव कैमरा ऑन। आकाश सिंह, तुम लोग चले जाओ मीटिंग से, कैमरा ऑन नहीं है तुम लोगों का। तो अरे यस सर का क्या मतलब है यार? कैमरा ऑन करो अपना। कह रहा है यस सर। सर एक क्वेश्चन है आपसे। सर बिल्कुल, अगर आप कैमरा नहीं ऑन करते मीटिंग लीव कर दीजिए, वरना फिर मैं रिमूव करूंगा आपको और कोई मजबूरी हो जाएगी मेरी। सत्यम कुमार भारद्वाज, एक क्वेश्चन है, मैसेज करके पूछोगे कि माइक्रोफोन, मतलब माइक्रोफोन पे बोलोगे? चलो माइक्रोफोन पे बोल लो, 1 सेकेंड। क्या फिगर एग्जैक्ट है? अच्छा, हमारे हिसाब से तो फिगर एग्जैक्ट है। आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करनी हो तो आप कर सकते हो, है ना? हमारे हिसाब,
हमारे हिसाब से फिगर एग्जैक्ट। अच्छा, अगम का होगा। अच्छा, चलो। आयुष पूरा करो। एक 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 छोटा सा कंस्ट्रक्शन करके देखिए इसे। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए। है ना? एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कीजिए इसमें, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं सर्कल और क्वाड्रिलेटरल के, उसको सेंटर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब अपनी बात प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, एक बार फिर ट्राई कीजिए। और अगर किसी स्टूडेंट ने बिना बिना इस कंस्ट्रक्शन के अपना प्रूफ किया हो, अगर कोई स्टूडेंट बिना ये कंस्ट्रक्शन किए अपना प्रूफ कर रहा है, तो वो अपना सोल्यूशन, वो अपनी प्रूविंग मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करेगा। ठीक है, आई मीन दो बातें होंगी। अगर आपने सही किया है तो मुझे कुछ सीखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई इसका एक दूसरा भी तरीका है, और अगर आपने सही नहीं किया है तो है ना, आप अपनी मिस्टेक को करेक्ट करेंगे कि हाँ ऐसे हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो मेक श्योर कि अगर आपकी प्रूविंग डिफरेंट है जो मैं बता रहा हूँ, तो अपना सोल्यूशन, अपनी प्रूविंग मुझे व्हाट्सएप जरूर करेंगे। व्हाट इज गिवन हियर, ये आप खुद से लिखिएगा। व्हाट इज टू प्रूव हियर, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड एंगल BOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180। ये प्रूफ करना है। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह कर ली थोड़ी सी। कंस्ट्रक्शन क्या की है, ज्वाइन OP OQ OR एंड OS, है ना। ये सब फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये सब लिखनी पड़ती हैं। अच्छा हाँ, आपको एक बात बता दूं, देखो अच्छा ध्यान आया मेरे, आप सबको एक बात बता दूं। अगर एग्ज़ाम में ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन है, यानी ज्योमेट्री मतलब कौन कौन, ट्राइंगल वाले चैप्टर से, सर्कल्स वाले चैप्टर से, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एकदम दिमाग नहीं चल रहा है, वैसे कोशिश तो आपको यही करनी है कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली आप ट्राई कर रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो कम से कम क्वेश्चन का डायग्राम बना दीजिए। व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू प्रूव। अगर कोई कंस्ट्रक्शन आपको याद है, करने की नीड होती है उसमें, तो फिर वो कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपने सिर्फ इतना लिख डायग्राम बना दिया और गिवन टू प्रूव दैट, कि क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है, तो इसका मतलब आपको इतना तो मालूम है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और क्या प्रूव करना है, इतना आपको समझ में आ रहा है, और इस पर 1 मार्क्स मिलते हैं। ये जो बेसिक फॉर्मेलिटीज हम लोग कर रहे हैं, व्हाट इज टू गिवन, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू प्रूव, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा है और आप सिर्फ इतना काम भी कर रहे हो, तो छोड़ देने से अच्छा है, उसको ना करने से अच्छा है इतना भी कर दोगे तो टीचर की मजबूरी है, क्योंकि आपने लिख रखा है तो उसकी मजबूरी है, वहाँ एक नंबर आपको कॉपी पर वो मार्क करेगा, छोड़ नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि आपको इतनी बात समझ में आ गई कि उस क्वेश्चन में क्या गिवन है और आपको क्या प्रूव करना है, इतना समझ में आ रहा है आपको एटलीस्ट, और उसी समझ के लिए 1 नंबर एकदम अवॉर्डेड होते हैं, वो एकदम ज़रूरी होता है। तो अगर कभी ऐसा हो तो ये 1 नंबर छोड़ मत देना, कि ये नहीं कि एकदम छोड़ ही के चले आए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज्योमेट्री क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो एटलीस्ट डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, और क्या गिवन और क्या प्रूव करना है इतना ज़रूर बताइए। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो आप मतलब मैं ये नहीं कहूँगा छोड़ देना चाहिए, बट
बट अगर नहीं आ रहा है, छोड़ना ही है, तो कम से कम इतना लिख करके छोड़ना। चलो, तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि, है ना, ये एंगल्स तो 90 डिग्री के होंगे, क्यों? टेंजेंट जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कौन सी रेडियस के साथ? जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू बनी हो। तो इस ये तो फर्स्ट थ्योरम थी हमारी, है ना, द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ा, तो ये तो 90 डिग्री का हो गए बाई प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये बीच की साइड कॉमन, है ना। अच्छा, ये ए एस और ए पी इक्वल होगा, ए एस विल बी इक्वल टू ए पी। क्यों? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर ड्रॉन टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो ए एस और ए पी इक्वल हो गए, बीच की साइड कॉमन है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बता दो। व्हाट विल बी द क्राइटेरिया? कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको शायद मालूम होता है कि मैं अभी क्या पूछूंगा, उनका आंसर इतनी तेज आ जाता है। अभी अभी मुझे लग रहा है परसों मेरी बात हो रही थी, तो परसों मेरी बात हो रही थी पीटर से, तो मेरी बात हो रही थी, तो अभी ये डिस्कशन हो रहा था, राजन सर से बात हो रही थी कि 10th वाला ही एक बैच है, जो 10th के बैच के स्टूडेंट्स ही एक हैं जो थोड़ा सा लाइव क्लासेस और अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं जिनमें स्टूडेंट्स, आई डोंट नो किस वजह से, मुझे नहीं लगता कि नेटवर्क इशू वाला कोई मैटर है, बट 10th क्लास की बहुत बहुत तारीफ हो रही है कि हाँ एटलीस्ट वही एक सिंगल ऐसी क्लास है जो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में रेगुलर रह रहे हैं बच्चे और अपनी पढ़ाई को, अपनी क्लासेस को सीरियसली ले रहे हैं। तो कुछ बच्चे बहुत अटेंटिव होते हैं, तो जैसे उनको मालूम होता है कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, इतनी जल्दी उनका आंसर आता है। तो ये दोनों ट्राइंगल आरएचएस, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड्स, आरएचएस वाली प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा, सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलरली ये दोनों ट्राइंगल भी आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों भी आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना, ये दोनों ट्राइंगल भी आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कौन सी डिज़ाइन बनाऊँ, ये दोनों ट्राइंगल भी आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। तो ये तो एकदम समझ आना चाहिए, ये दोनों ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स और ये दोनों ट्राइंगल्स इस तरीके से आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक, ओके। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, मैं सबसे पहले इतनी बात लिख दे रहा हूँ, ट्राइंगल OPA and OSA, OPA will be congruent to triangle OSA by RHS क्राइटेरिया। ये आप खुद से लिखिएगा कि कौन कौन सी साइड्स बराबर हैं, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा, आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता रहे हैं, ठीक है। नाउ देन अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल, इसको हम 1 लिख दे रहा हूँ, इसको 2 लिख दे रहा हूँ, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, रीजन बाई CPCD, है ना, ये तो पहले से मालूम है हमको। सिमिलरली अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जाएंगे, एंगल 5 और एंगल 6 बराबर हो जाएंगे, एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8। एकदम सेम रीजन होगा, सिंस ये 3 और 4 क्यों बराबर हुए, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। ये O है हमारा, OQB will be congruent to triangle OPB। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप रीजन लिखिएगा कि कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि आप ये दोनों एंगल बराबर बता रहे हो। अच्छा, अब अगर आप देखें
अब देखो ध्यान देना, ऑर्डरिंग वाली बात है। हमको क्या प्रूव करना है, ए ओ बी, ध्यान दीजिए, हमको प्रूव करना है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ए ओ बी में 2 और 3 है, एंगल 2 प्लस एंगल 3। सी ओ डी में कौन कौन आ रहा है, सी ओ डी में 6 और 7 आ रहे हैं, एंगल 6 प्लस एंगल 7। किसी तरह से मुझे इन चारों का सम 180 दिखाना है, किसी तरीके से मुझे इन चारों एंगल्स का सम 180 दिखाना है ना। तो अब क्या सीन है हमारे पास, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन हमको क्या दिखाई दे रही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 के 8वां एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। रीजन, कंप्लीट एंगल बन रहा है। अब आपको ये करना है, आपको चाहिए एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 7। हमको यही चारों एंगल चाहिए। तो मुझको 2 3 6 और 7 चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मुझे 2 3 6 और 7 चाहिए। अब ये 1 वाला एंगल किसके बराबर था, 2 के बराबर था। तो मैं एंगल 1 की जगह क्या लिखूंगा, एंगल 2 लिखूंगा। 3 तो मुझको चाहिए ही, 4 मुझको नहीं चाहिए, तो 4 किसके इक्वल है, 3 के, तो मैं 4 की जगह लिखूंगा 3। 5 मुझको नहीं चाहिए, तो 5 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 6। 7 तो मुझको चाहिए ही, 8 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं 8 की जगह लिखूंगा क्या, 7। अब मुझको देखिए क्या दिखाई दे रहा है कि एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7 ये सब दो बार आ गया। 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। ये सब दो बार हो जाएंगे ना, ट्वाइस। 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, और फिर ये जो 2 कॉमन लिया इसको उधर ले आके डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने पर क्या आ गया, 180 डिग्री। और यही तो हमको प्रूव करना था कि इन चारों का सम 180 डिग्री आ जाए। अब 2 प्लस 3 इन दोनों एंगल को मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए ओ बी प्लस 6 और 7 का सम मैं क्या लिखूंगा, सी ओ डी। और इस तरीके से हमारी एक बात प्रूफ हो गई। ये सिंपल प्रूफिंग है, ऐसा नहीं है, ये सब लिख देने से, डायग्राम बना देने से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जा रही है। इसमें बस ध्यान देने वाली बात है कि कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से काम हो रहा है इसमें। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, 5 6 के बराबर, 7 8 के बराबर, ये सारी इक्वेशन बनाई। उसके बाद ये देखा कि इन 8 एंगल का सम 360 है। अब बस हमारे काम के एंगल जो हैं उन्हीं के टर्म्स में हमको लाना है। 1 की जगह मैंने 2 लिख दिया, क्योंकि मुझको पहले क्या प्रूव करना था, मुझे प्रूव करना था ए ओ बी प्लस सी ओ टी 180 डिग्री। ये मैंने अलग से लिख लिया था पहले कि मुझको चाहिए कौन कौन से एंगल। मुझे ए ओ बी चाहिए, मुझे सी ओ डी चाहिए, मतलब ए ओ बी का मतलब 2 चाहिए, 3 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 2 3 6 7 इनका सम 180 चाहिए। तो मुझको इसमें से 2 3 6 7 ही चाहिए थे। तो 1 को मैंने रिप्लेस किया, 4 को मैंने रिप्लेस किया, 5 को रिप्लेस किया और 8 को रिप्लेस किया, और जो मुझको लाना था वो ऑटोमेटिकली आ गया। एकदम सिमिलरली आप ये प्रूव करोगे कि एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी भी सप्लीमेंट्री है, इनका सम भी 180 डिग्री है। आराम से एकदम इसको नोट कीजिए। कहीं कोई स्टेप किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे बताएं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने किसी दूसरे तरीके से प्रूव किया है। एनीवन एल्स? क्या किसी ने किसी दूसरे तरीके से? इज देयर एनीवन? अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी डिफरेंट अप्रोच हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा, अपना सोल्यूशन, अपनी प्रूविंग ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। कीर्ति ने, अगम ने, बिल्कुल कीर्ति, अगम, अपना सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है मैन, अपना सोल्यूशन मुझे देखना ज़रूरी है ना, देखना ज़रूरी है कि आपका सोल्यूशन सही है या नहीं सही है। ठीक है, अगर सही हुआ तो मुझे भी एक मेथड मिल जाएगी, वो मैं अगले साल स्टूडेंट्स को बताऊंगा। अगर नहीं सही रहा तो आपको अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी मिस्टेक पता चल जाएगी।
मैथ्स में ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, बहुत सारी थ्योरम्स की प्रूविंग है जो कई बार स्टूडेंट अपने तरीके से कर ले जाते हैं, बड़े इनोवेटिव तरीके से कर ले जाते हैं। और मैं अगले सेशन से ये बताता हूँ कि हाँ मुझे इस साल इस बच्चे ने बताया था कि हाँ सर ये सवाल ऐसे लगा सकते हैं, यू नो। मैं प्रॉपरली उसका नाम लेकर बताता हूँ कि हाँ ये सॉल्यूशन मेरा नहीं है, ये सॉल्यूशन बुक का नहीं, ये सॉल्यूशन किसी ने बताया था मुझे। इस तरीके से मुझे वो सॉल्यूशन वो स्टूडेंट हमेशा याद रहता है, और मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, भूल जाऊंगा नहीं तो। चलो तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। SAS क्राइटेरिया इसमें सही है नहीं, SAS क्राइटेरिया सही नहीं है सत्यम। SAS क्राइटेरिया में जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच का ही होना चाहिए। यहाँ दोनों साइड्स ये दोनों हैं और एंगल इनके बीच का, ये दोनों एंगल बराबर नहीं है बल्कि ये दोनों एंगल बराबर हैं। यहाँ RHS क्राइटेरिया ही लगेगा। ओके सत्यम, एंगल 1 एंड एंगल 2। अरे ये तो हमने बाद में प्रूफ किया है ना, ये तो बाई CPCT आया है। सत्यम आप भटक गए। हमको मालूम क्या कहता, हमको मालूम था कि ये साइड कॉमन है, ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल टेंजेंट्स हैं, और ये 90 डिग्री की। हमको पहले से मालूम रहेगा उसके बेसिस पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे ना। 1 और 2 तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद कहे हम लोग कि 1 और 2 इक्वल होंगे बाई CPCT। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। हमारी प्री नॉलेज नहीं थी, प्री एक्वायर्ड नॉलेज नहीं थी, हमको पहले से थोड़े मालूम था। पहले से हमें कौन कौन सी चीजें मालूम थी, ये बीच वाली साइड कॉमन है, ये दोनों साइड बराबर है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये पहले से मालूम था। तो इन तीनों इंफॉर्मेशन की बेसिस पर SAS रूल नहीं लगेगा, RHS क्राइटेरिया लगेगा। माइक्रोफोन यूज कर लें 1 मिनट। AP इज इक्वल टू AS के प्लेस पर OS इज इक्वल टू OP लिख सकते हैं? नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं लिख सकते हार्दिक, आप ऐसा नहीं लिख सकते। OS और OP देखो यार, आप जो कुछ भी इक्वल बता रहे हो, अगर आपने AS और AP को इक्वल बताया है तो आपको टीचर को रीजन देना पड़ेगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा दैट व्हाई यू आर सेइंग दैट AS इज इक्वल टू AP। तो आप बताएंगे द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ये हम लोगों ने NCERT में पढ़ा है। तो आप वो टीचर कहेगा कि यस ओके। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि OS और OP इक्वल है तो उसका आप रीजन क्या देंगे, मुझे बताइए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट OS एंड OP विल बी इक्वल? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, उसके बाद हमको ये मालूम चल जाएगा कि OS और OP इक्वल है। लेकिन पहले से आप कैसे कह सकते हैं कि OS और OP इक्वल थे? अरे हाँ यार, ये तो रेडियाई है, बिल्कुल आप रेड, तब तो SSS क्राइटेरिया लग जाएगा। हाँ 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 हाँ, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो मैंने ध्यान मैं नहीं वही दिया बोल रहा था भाई। आपसे। 1 मिनट सत्यम, 1 मिनट। हाँ सत्यम बोलो, सुन रहा हूँ। सर ये बोला था कि सर एक इसमें रेडियस मिल जाएगा हम लोग को। हाँ हाँ सर और ये जो बताए थे आप कल, एक पॉइंट से अगर टेंजेंट बना रहे हैं तो सर वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। हाँ ठीक। और सर वो जो बीच वाली रे है हाँ हाँ हाँ, सर बिल्कुल वो बिल्कुल, एस सर एस वो एस एस। और सर हम लोग ये भी कैसे, और सर अगर बीच वाली रे को ना लें और सर ये दोनों साइड इक्वल है तो साइड एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, सर ये भी तो कह सकते हैं। जरा कौन सी साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे? सर अगर AS इज इक्वल टू AP है ना सर, उसका अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। पहले तो ये मिसकॉन्सेप्शन दूर कर लो। देखो यही बात होती है, आपका जो भी अप्रोच होता है उस पर बात कर लेनी चाहिए। पहले तो ये मिसकॉन्सेप्शन, एक ही ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एक ही ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये ट्रायंगल दूसरा है, ये ट्रायंगल दूसरा है। दो अलग अलग ट्रायंगल में अगर इक्वल साइड है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके, अरे मान लो ये ट्रायंगल बनाया हमने 90 डिग्री का, ठीक मान लो, और ये हमने एक और ट्रायंगल बनाया और ये भी राइट ट्रायंगल ही बनाया 3 4 5, ठीक।
और 5 12 13, ठीक। देखिए 3 4 5 का भी राइट ट्रायंगल बनता है, 5 12 13 का भी राइट ट्रायंगल बनता है। तो ये दो ट्रायंगल अलग अलग हैं। इसमें 5 सेंटीमीटर के सामने का एंगल 90 डिग्री है, इसमें 5 सेंटीमीटर के सामने का एंगल एक्यूट एंगल है। तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि ट्रायंगल अलग अलग है। एक ही ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, अलग अलग ट्रायंगल में नहीं, एक ही ट्रायंगल में, ठीक है। द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। समझ में आया सत्यम? यस सर। ओके। OS इज इक्वल OP और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सो SAS भी सही हो जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल श्याम भाभी, अगर आप ये रेडियस यूज कर रही हैं, इनको बराबर दिखा रहे हो और फिर राइट एंगल ये 90 90, तो आप SAS से भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो, आप SSS से भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो, आप RHS से भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो, तीनों सही हैं। बस साइड एंगल साइड नहीं, सॉरी दो एंगल बराबर नहीं हो रहे। ASA वाली प्रॉपर्टी जो दो ए है ना, एंगल साइड एंगल वाली कॉन्ग्रुएंसी से नहीं प्रूफ होगा, बाकी तीनों क्राइटेरिया से प्रूफ हो जाएगा। SAS क्राइटेरिया भी यहाँ लग रहा है, SSS क्राइटेरिया से प्रूफ हो जाएगा, RHS क्राइटेरिया से प्रूफ हो जाएगा, बिल्कुल सही। एंगल OAP हाँ मयंक, ये सही है, लेकिन अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो फिर देखो, ये थ्योरम नहीं एनसीईआरटी में, है ना, ये थ्योरम नहीं है एनसीईआरटी में मयंक। और अगर आप इसको यूज कर रहे हो ना, एंगल OAP इज, ये सही लिख रहा है, आप गलत नहीं लिख रहे हो, लेकिन अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको पहले इसको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये स्टेटमेंट डायरेक्टली यूज कर सकते हो ना कि कहाँ गया, हाँ, आप ये स्टेटमेंट डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि AP इज इक्वल टू AS, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, क्योंकि ये एनसीईआरटी में ऐसा थ्योरम दिया हुआ है, ऐसा थ्योरम दिया हुआ है। ये देखिए, जो एनसीईआरटी में थ्योरम्स दी हुई हैं उससे हम डायरेक्टली यूज करेंगे, वो हमारे लिए। तो बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं या RS में या प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है, उसको हम एज अ थ्योरम, जैसे मैं कहता हूँ कि इसको एज अ प्रॉपर्टी, हमको एज अ थ्योरम इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना चाहिए, मगर ये है तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया बोर्ड में, ये थ्योरम की तरह नहीं देखा जाता है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मयंक आप वैसा क्वेश्चन, वो जो आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, एंगल OAP और एंगल OAS इक्वल होंगे, वो होंगे इक्वल, बिल्कुल सही बात है, मगर आप खुद सोचो, एंगल OAS और एंगल OAP को इक्वल दिखाने के लिए आपको इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो एक्चुअली आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद जो CP-CT से एंगल बराबर आने वाले थे, आपने वो प्रॉपर्टी पहले ही यूज कर ली। आप खुद सोचो, ये दोनों एंगल बराबर कैसे दिखाओगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके ही ना। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इन दोनों एंगल्स को बराबर दिखा करके इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का बराबर आना इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी पर का आउटकम है। इन दोनों एंगल्स का बराबर आना इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी का आउटकम है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तब ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना, है ना। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो मयंक। क्लास खत्म हो रही तो 2 मिनट। अच्छा ठीक है, अब आई होप कि आपको ये सारी बात समझ में आई हो, ये इस थ्योरम को अच्छे से समझे रहिएगा। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी संडे को, और कल हम लोग सर्कल्स के पूरे डाउट्स कवर करेंगे, जो भी एग्जांपल्स आपको नहीं आ रहे, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन कहीं से भी, RS अग्रवाल, अरिहंत, कहीं से भी, ठीक है, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस आपके हों, और एक और बात कि अपना जो भी क्वेश्चन है, अगर वो एनसीईआरटी से नहीं है, ठीक है, या अगर वो RS अग्रवाल से नहीं है, तो आप अपना क्वेश्चन जो है, RS अग्रवाल का कौन सा क्वेश्चन, जो बोर्ड क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन हो, मैं RS अग्रवाल नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन होना चाहिए। तो उन क्वेश्चंस को आप तैयार रखिएगा, अपने डाउट्स को तैयार रखिएगा, सॉल्व जरूर करके रखना। ये नहीं कि बस क्वेश्चन देखा, आपको लगा कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है और आपने मार्क कर लिया कि कल पूछेंगे, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ओके, दिस इज शुभम पोद्दार साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास, बाय बाय। सब इंतजार में रहते हैं, बस सर बाय बोलें, टाटा, बाय बाय।